हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक जो है एबॉर्शन एंड एमटीपी। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे है। अगर आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखने के लिए आए हैं तो पहले आई रिक्वेस्ट यू कि जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट तक देखे थे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का कॉजेज क्या होता है। तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का जो मोस्ट कॉमनली है वो है शॉर्ट सर्विक्स। अगर शॉर्ट सर्विक्स है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्विक्स की वजह से क्या हो सकता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो सकता है। तो सर शॉर्ट सर्विक्स का साइज क्या होगा, तो शॉर्ट सर्विक्स का साइज होगा 2.5 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में जो है वो मल्टीपल डीएनसी। सेकेंड में जो है ये है मल्टीपल डीएनसी, मल्टीपल टाइम अगर डायलेशन एंड क्यूरेटाज अगर कोई भी पेशेंट करवाई है तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, ये एक कॉजेज हो सकता है किस चीज़ का, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है कोनिजेशन। कोनिजेशन कोनिजेशन का मतलब क्या होता है, कोनिजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द सर्विक्स। ठीक है, कोनिजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम सर्विक्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये सर्विक्स है और सर्विक्स यहां पर क्या है, यहां पर अगर टिश्यू है और इस टिश्यू को अगर हम रिमूव कर दे, इस टिश्यू को अगर हम रिमूव कर दे तो ये होगा क्या, कोनिजेशन। ठीक है, ये होगा कोनिजेशन। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कॉज है वो है ट्रैक्यूलेक्टोमी। ट्रैक्यूलेक्टोमी और सर ट्रैक्यूलेक्टोमी का मतलब क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ सर्विक्स ओनली। रिमूवल ऑफ सर्विक्स ओनली। अगर हम सर्विक्स को अगर हम रेडियल करें, यानी कि अगर हाफ हम रिमूव करें या कंप्लीट रिमूव करें, है ना, तो ये एक क्या हो सकता है, ट्रैक्यूलेक्टोमी जो हो सकता है, ये एक कॉजेज हो सकता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का। साथ ही साथ सर हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को हम कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, तो पहले तो ये कि आपको जानना है कि ये इक्विपमेंट्स क्या है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका नाम है हेगार्स डायलेटर। दिस वन इज द हेगार्स डायलेटर। ठीक है, अब ये हेगार्स डायलेटर्स क्या करती है, पहले तो हेगार्स डायलेटर का नंबर होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, हेगार्स डायलेटर जो है, ये हेगार्स डायलेटर का जनरली काम क्या होता है, सर्विक्स को डायलेट करना। ठीक है, अगर हम 8 नंबर की सर्विक्स, 8 नंबर की हेगार्स डायलेटर को अगर हम सर्विक्स में एंटर कर रहे हैं और हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि ये हेगार्स डायलेटर नंबर 8 है और हम सर्विक्स में इसको क्या करें, एंटर कर रहे हैं और हम बाहर निकाल रहे हैं, और विदाउट रेसिस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम के बिना ये इजिली अगर इंसर्ट हो रही है और बाहर आ रही है, तो ये एक रीजन है डायग्नोस करने का, और ये एक प्रोसेस है डायग्नोस करने का, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बट हम ये किस फीमेल में हम करते हैं, जो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक है, जो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है उस फीमेल में हम क्या करते हैं, हेगार्स डायलेटर को हम सर्विक्स में एंटर करते हैं और फिर हम बाहर निकालते हैं, और दोनों अगर इजिली हो रहा है, ठीक है, नंबर 8 हेगार्स डायलेटर इजिली इंसर्ट भी हो रहा है और इजिली बाहर भी आ रही है, तो हम मानेंगे कि ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की केस है। ठीक है, सो passage of number 8 हेगार्स डायलेटर without any resistance, without any resistance। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी। हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी क्या होता है सर, हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी में एक कैमरा लेकर हम चेक करते हैं
कि सर्विक्स का जो शेप है वो क्या है। और जो सर्विक्स का शेप है, अब सर्विक्स जैसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और सर्विक्स का शेप है या तो वी शेप का हो जाएगा या तो वाई शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या तो वी शेप सर्विक्स हो जाएगा, वी शेप सर्विक्स देखने को मिलेगा, या तो वाई शेप सर्विक्स देखने को मिलेगा, वाई शेप सर्विक्स देखने को मिलेगा। हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी में हमको क्या शेप देखने को मिलेगा सर्विक्स का, तो आइदर वी शेप और वाई शेप, ठीक है। चलिए, अब प्रेग्नेंट वुमेन में हम क्या करते हैं सर, प्रेग्नेंट वुमेन में आपको याद रखना है कि हम डायरेक्ट कर लेते हैं यूएससी, ठीक है। और यूएससी में हम देखते हैं साइज ऑफ सर्विक्स, साइज ऑफ सर्विक्स, इज इट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर और नॉट। और इंटरनल os is dilated more than 2 centimeter or not, dilated or not। अगर साइज ऑफ सर्विक्स लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है और इंटरनल ऑस अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, और ये हम अगर यूएससी में देख रहे हैं, तो भी हमारा डायग्नोसिस होगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ से हम मेजर ले रहे हैं सर्विक्स का साइज, और सर्विक्स का साइज कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.9 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो हम यहाँ पर डायग्नोसिस क्या देंगे, डायग्नोसिस हम देंगे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेगार्स डायलेटर, और हेगार्स डायलेटर नंबर 8, साथ ही साथ हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी करेंगे। हिस्टेरो सर्वाइकोग्राफी में जो सर्विक्स का शेप होगा ये वी शेप या वाई शेप का होगा, ये आपको याद रखना है। और प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको हम यूएससी करेंगे, और यूएससी में हम देखेंगे इंटरनल ऑस मोर देन 2 सेंटीमीटर ओपन है या नहीं, और साइज ऑफ सर्विक्स 2 सेंटीमीटर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है या नहीं। अगर इतना हम देखेंगे तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा कि ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है या नहीं, ठीक है। सर, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है सर्कलाज, जो है सर्कलाज मेथड, ठीक है। अब ये सर्कलाज क्या होता है, अब सर्कलाज में हमारे पास दो टाइप का सर्कलाज है। एक तो है शिरोदकर सर्कलाज, एक है शिरोदकर सर्कलाज, और दूसरा जो है हमारे पास वो है मैकडोनल्ड सर्कलाज, मैकडोनल्ड सर्कलाज, ठीक है। एक है शिरोदकर सर्कलाज और एक है मैकडोनल्ड सर्कलाज। अब सर ये दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो जो शिरोदकर सर्कलाज है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्कलाज टू मैनेज द सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, एज वेल एज मैकडोनल्ड सर्कलाज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्कलाज, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है मैकडोनल्ड सर्कलाज, और जो बेस्ट सर्कलाज है वो है शिरोदकर सर्कलाज, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इफ देयर इज recurrent pregnancy, if there is recurrent pregnancy loss, then we are using सर्कलाज। और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कब होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जनरली कब होता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जनरली कब होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। साथ ही साथ हम कब हम सर्कलाज हम कर सकते हैं पेशेंट को, हम कब सर्कलाज सूचरिंग हम कर सकते हैं। सर्कलाज कुछ भी नहीं है, ये एक सूचरिंग है, ठीक है। तो सर्कलाज सूचरिंग हम कब कर सकते हैं, तो सर्कलाज सूचरिंग हम कर सकते हैं 12 to 24 वीक ऑफ जेस्टेशन,
12 to 24 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 12 टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में जाकर हम सर्कलाज सुचर कर सकते हैं। और हम रिमूव कब करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू रिमूव दिस सर्कलाज सुचर, सो 37 वीक और आफ्टर 37 वीक, इट विल बी बेटर कि आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में जाके वी विल रिमूव सर्कलाज सुचर। ठीक है, सो मेन थिंग, सर्कलाज सुचर हम कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, इफ देर इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब क्या होता है, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर 2 बार से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो गई है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। ठीक है, और साथ ही साथ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस किस ट्राइमेस्टर में होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। और हम सर्कलाज सुचर हम कब लगाएंगे, तो 12 टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में हम सर्कलाज सुचर लगाएंगे। और हम सर्कलाज सुचर को रिमूव कब करेंगे, तो सर्कलाज सुचर को हम रिमूव करेंगे 37 वीक और आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में जाकर। ठीक है, अब जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ये एक ब्लैक कलर का, अभी हम इसको ब्लू से हम कॉलर कर रहे हैं, ये है सूचर। ये क्या क्या है, सर्विक्स को क्या क्या है, टाई किया है, सर्विक्स को सूचरिंग किया हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से जो सर्वाइकल डायलेशन है और जिसके वजह से जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है वो मैनेज हो जाए इसके लिए। ठीक है, नाउ देन सर, अगर हमारे पास पेशेंट आई है और पेशेंट पहले से हिस्ट्री दे रही है कि सर हमको फर्स्ट प्रेगनेंसी में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से एबॉर्शन हुआ था, तो अभी सेकेंड टाइम में हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों सर्कलाज हम नहीं लगाते हैं, क्यों हम 12 टू 24 वीक ऑफ जेस्टेशन के लिए वेट करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जनरली जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, वो कब होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। जनरली ड्यू टू सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, abortion happen in second trimester। ठीक है, ये आपको पता है। नाउ आपको एक चीज और क्या याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन जो होता है वो किस रीजन की वजह से होता है, तो in first trimester abortions happen due to chromosomal abnormalities। ये हमने एबॉर्शन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, राइट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। नाउ अब आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है या एबॉर्शन है वो जनरली होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से, ये आपको पता है। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर हम सर्कलाज सुचर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल फीटस है, इनडायरेक्टली हम वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल फीटस को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी पेशेंट को क्रोमोसोमल एबनॉर्मल फीटस है तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्ट हो जाएगा, और अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम सर्कलाज सुचर लगा देंगे तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बेबी है वो उसको हम इनडायरेक्टली सेव कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत है नहीं हमको। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सर्कलाज सुचर ना लगाकर हम क्या करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 12 से लेकर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में जाकर हम क्या करते हैं, सर्कलाज सुचर हम लगाते हैं। ठीक है, सो इफ वी पुट सर्कलाज सुचर in first trimester, it means
It means we are trying to save chromosomal abnormal fetus. Abnormal fetus or embryo, whatever you want to say. ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब सर किस किस कंडीशन में हम सर्कुलर सूचर्स लगाएंगे, इसका इंडिकेशंस क्या है? तो सर्कुलर सूचर्स लगाने के लिए सिर्फ दो चीज आपको देखना है कि एक तो पेशेंट का जो सर्विक्स का जो साइज है वो शॉर्ट है या नहीं, और दूसरा आपको देखना है कि पेशेंट को रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री है या नहीं। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ recurrent abortion, history of recurrent abortion plus short cervix that is less than 2.5 centimeter cervical size of the cervix। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है, अगर शॉर्ट सर्विक्स है और हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन है, अगर ये दो चीज है तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर सूचर लगाएंगे। बट अगर इफ फीमेल with short cervix, but no any history of recurrent abortion, then we will not put circular suture। ठीक है, and this one is the important। now फीमेल विथ शॉर्ट सर्विक्स, यानी कि कोई भी फीमेल आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में आई है और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाए तो अल्ट्रासाउंड में आपको पता चला कि सर्विक्स का जो साइज है वो स्मॉल है, यानी कि लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है। बट जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं या हिस्ट्री आप पूछ रहे हैं पेशेंट से, तो वहां पर रिकरेंट एबॉर्शन का कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो उस कंडीशन में फिर हम सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। तो सर्कुलर सूचर लगाने का सिर्फ दो कंडीशन है। एक तो पेशेंट को क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए रिकरेंट एबॉर्शन का, यानी कि 2 बार ऑलरेडी पहले एबॉर्शन हो गया हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड चीज जो है वो आपको याद रखना है कि पेशेंट का जो सर्विक्स का जो साइज है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट सर्विक्स होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, सर्कुलर सूचर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नो अब किस किस कंडीशन में हम नहीं लगाएंगे सर्कुलर सूचर, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस गाइस? सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इफ देयर इज fetus anomaly, fetus को अगर किसी भी टाइप का एनोमली है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ अगर पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया है या प्लासेंटा प्रीविया की हिस्ट्री है, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया के अगर केस है तो उस कंडीशन में हम नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर पेशेंट वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई भी पेल्विक इन्फेक्शंस है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर है, अगर सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिस पे हम सर्कुलर सूचर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो नेक्स्ट है ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या जानना है? पहले तो आपको दो चीज जानना है। एक तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम एमटीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक तो जानना होगा एमटीपी एक्ट, और दूसरा आपको जानना होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल टर्मिनेशन हम कैसे करते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम मेडिकल टर्मिनेशन कैसे करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मेडिकल टर्मिनेशन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज जानना है। पहले तो एमटीपी एक्ट क्या है ये आपको जानना है, उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे करते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसे करते हैं, आपको ये जानना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहां से कहां तक होता है? तो 1 to 3 मंथ्स, 1 to 3 मंथ्स तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर हम वीक में बात करें तो 1 to 12 वीक, 1 to 12 वीक्स, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से होता है? 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। और अगर हम वीक में बात करें तो 13 to 26 वीक, ठीक है, ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब देखिए, अब एमटीपी एक्ट जो है ये क्या बोलती है? एमटीपी एक्ट इन इंडिया, फर्स्ट एमटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1971, एमटीपी एक्ट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 1971, इसीलिए हम इसको एमटीपी एक्ट 1971 भी हम बोलते हैं, एमटीपी एक्ट 1971 भी बोलते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकती है एमटीपी एक्ट 1971 क्या है और एमटीपी एक्ट 1971 में किस किस चीज का परमिशन दिया हुआ है। एक तो ये, दूसरा आपको जानना है कि कौन है एलिजिबल एमटीपी करने के लिए। डॉक्टर्स, एलिजिबल डॉक्टर्स, ठीक है। तो कौन है एलिजिबल डॉक्टर्स एमटीपी करने के लिए? तो पहले तो ये कि एक वो रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट। और सेकेंड नंबर, रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट एट लीस्ट 6 मंथ का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ट्रेनिंग लेना होना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम 6 मंथ एमटीपी ट्रेंड डॉक्टर, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और थर्ड में जो आपको याद रखना है ये है कि जो डॉक्टर रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट है और 6 मंथ का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रेन किया हुआ है या ट्रेनिंग लिया हुआ है, और साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट एट लीस्ट मिनिमम 25 एमटीपी केस असिस्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। मिनिमम 25 एमटीपी केस को असिस्ट किया होना रहना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर द डॉक्टर्स आर कि वो एक तो रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, दूसरा ये कि एटलीस्ट 6 मंथ का एमटीपी का ट्रेनिंग होना चाहिए रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और तीसरा कि 25 एमटीपी का जो केस है, 25 एमटीपी का केस है वो किसी भी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में 25 केस परफॉर्म किया होना रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता करना है। और सेकेंड चीज, एमटीपी एक्ट को रिवाइज किया गया है 2021 में।
MTP Act revised on 2021। तो बट 2021 में रिवाइज किया गया, बट स्टिल हम लोग जो अभी फॉलो कर रहे हैं वो हम 1971 एक्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अभी न्यू गाइडलाइंस हैं, बट अभी तक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो 1971 MTP एक्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है MTP एक्ट 1971 और MTP एक्ट 2021 में? तो देखिए, अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें, ठीक है, रिकमेंडेशंस और MTP एक्ट, MTP 1971 एंड MTP 2021 दोनों में क्या चेंजेस हैं? तो पहले तो ये नंबर 1, MTP जो इंडिया में अलाउ किया गया है, MTP जो इंडिया में अलाउ किया गया है अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971, और इसमें से आपका क्वेश्चन हो सकता है, वो है 20 वीक्स तक। यानी कि हम मेडिकल टर्मिनेशन हम कब तक कर सकते हैं? 20 वीक्स तक हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट 1971। बट अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट न्यू रिकमेंडेशन इन 2021, हम जो MTP यानी कि टर्मिनेट कर सकते हैं बेबी को, वो है 24 वीक्स तक। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन कब चाहिए? 2 डॉक्टर्स ओपिनियन। Always 2 doctors means 2 gynecologist, ओके? ऐसा नहीं कि हम किसी भी डॉक्टर से हम ओपिनियन ले लेंगे, ठीक है? 2 गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन हमको कब चाहिए? MTP एक्ट बोलती है कि अगर बेबी 12 से 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में है तो आपको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। बट MTP एक्ट 2021 बोलती है कि अगर बेबी 20 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में है, 20 to 24 वीक्स की बेबी है, तो हमको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। ठीक है। नंबर 3 MTP एक्ट नंबर 3 कहती है सीवियरली मालफॉर्म्ड फीटस है। सीवियरली मालफॉर्म्ड फीटस है, यानी कि बेबी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप सिर्फ 20 वीक्स तक आप टर्मिनेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू 1971। बट MTP 2021 यानी कि न्यू रिकमेंडेशन बोल रही है कि एनी टाइम अगर आपको पता चला कि बेबी को कोई भी सिवियरली मालफॉर्म्ड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप एनी टाइम आप टर्मिनेट कर सकती हैं, ये कहती है 2021। बट 1971 कहती है कि नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम बेबी को है तो भी आप सिर्फ 20 वीक्स तक ही आप क्या कर सकते हैं, आप टर्मिनेट कर सकते हैं बेबी को। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो आपको याद रखना है। अब हमने एबॉर्शन में हमने पढ़ा था कि abortions according to trimester, abortion according to trimester, according to trimester हमने ये पढ़ा है। और वहां पर हम क्या पढ़ा है कि according to trimester abortions are classified into 2 types। yes, classified into 2 types और 2 क्लासेस। ठीक है, और वो क्लासेस क्या है? तो नंबर 1 इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड नंबर 2 इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। एबॉर्शंस को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, एक तो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शंस का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, ये हमने एबॉर्शन टॉपिक में पढ़ा है, वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट कॉमन कॉज है एबॉर्शन का वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पार्ट 1 में, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, यहां पर जो हम बातें कर रहे हैं वो हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर को बेबी को अगर हमको टर्मिनेट करना पड़ा तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्रोसीजर है। अगर हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बेबी को अगर टर्मिनेट करना पड़ा तो पहले तो हम करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन। पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन। सेकेंड है वो हम करेंगे सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। थर्ड जो है ये है MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। और फोर्थ प्रोसीजर जो है ये है DNC, जिसको हम डायलेशन एंड क्यूरेटाज भी बोलते हैं, जनरली डायलेशन एंड क्यूरेटाज भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 4 प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम टर्मिनेशन हम कर सकते हैं बेबी का, ठीक है। और अगर हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट आ रही है या फीमेल आ रही है, ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो फीमेल आ रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी जो है हम पहले कर सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन, हम कर सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। आफ्टर दैट हम कर सकते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। और साथ ही साथ हम कर सकते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। और साथ ही साथ हम डायलेशन एंड इवैक्यूएशन हम करेंगे तो वो हम किस चीज से करेंगे, तो वो हम करेंगे ओवम फोर्सेप के साथ, ओवम फोर्सेप के साथ, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम 2 चीजें हम कर सकते हैं। और थर्ड है हिस्टेरोटोमी भी हम कर सकते हैं। और हिस्टेरोटोमी क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी नहीं, हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी होता है ओपनिंग द यूट्रस, एंड रिमूविंग बेबी आउट एंड टेकिंग बेबी आउट, ठीक है। तो हम टोटल 3 प्रोसीजर हम कर सकते हैं। वी हैव टोटल 3 प्रोसीजर टू टर्मिनेट द बेबी ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए हमारे पास टोटल 4 प्रोसीजर है, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल एबॉर्शन, आफ्टर दैट सक्शन इवैक्यूएशन, आफ्टर दैट MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एंड डायलेशन एंड क्यूरेटाज, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन तो है ही, मेडिकल प्रोसीजर तो है ही, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन भी है। और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन किस फोर्सेप के साथ है, तो ओवम फोर्सेप के साथ है। और साथ ही साथ हिस्टेरोटोमी भी है। हिस्टेरोटोमी क्या है, ओपनिंग द यूट्रस एंड टेकिंग बेबी आउट, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम आपको 2 चीजें बताना चाहेंगे। पहले तो ये कि अगर आपके पास पेशेंट आती है, ठीक है, वो आपको बताती है कि डॉक्टर मुझे एबॉर्शन करवाना है, तो आपको डायरेक्ट एबॉर्शन के प्रोसीजर पे नहीं जाना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करवाना है USC, ओके। पहले आपको क्या करवाना है, USC। और USC क्यों करवाना है हमको, USC करवाना है ये फाइंड आउट करने के लिए कि लोकेशन क्या है बेबी का, लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, ठीक है। लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, ठीक है, यानी कि इंट्रायूटेराइन है या एक्टोपिक है,
इंट्रायूटेराइन है और एक्टोपिक है। एक्टोपिक जिसको हम एक्स्ट्रा यूटेराइन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये जानना क्यों जरूरी है? अगर एक टॉपिक है तो भी तो हमको रिमूव करना पड़ेगा, जी करना पड़ेगा, बट उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एक टॉपिक मेडिकल मैनेजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। सो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको करना है यूएससी, और यूएससी क्यों करना है? लोकेशन, टू रूल आउट द लोकेशन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। साथ ही साथ एक और चीज आपको क्या याद रखना है, अगर हमारे पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है तो भी और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो भी, जनरली हम जो फर्स्ट में हम ट्राई करते हैं वो करते हैं मेडिकल एबॉर्शन। ठीक है, so usually we follow medical abortion for both first trimester और second trimester। ठीक है, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों के लिए जो है वो हम जनरली क्या करते हैं, तो हम करते हैं मेडिकल एबॉर्शन। ठीक है, और यूएसजी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इंट्रायूटेराइन फीटस है या एक्स्ट्रा यूटेराइन है वो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम यूएससी करेंगे। ठीक है, पहले हम यूएससी करेंगे, फिर हम एबॉर्शन के प्रोसीजर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब सर मेडिकल एबॉर्शंस का कुछ गाइडलाइंस है क्या? जी बिल्कुल, मेडिकल एबॉर्शंस का और मेडिकल एबॉर्शन और टर्मिनेशन, मेडिकल एबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आपको 3 चीज याद रखना है। क्या क्या 3 चीज आपको याद रखना है? पहले तो ये कि WHO कहती हैं कि आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल एबॉर्शन आप कर सकते हैं 9 वीक्स तक। ठीक है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी भी सेम कहती है कि आप मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं 9 वीक्स तक, बट इंडिया कहती है कि आप मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं 7 वीक्स तक। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नाउ अब हम मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, what is the how we are going to manage by the medical procedure? So medical management procedure और मेडिकल टर्मिनेशन प्रोसीजर, मैनेजमेंट से भी बेटर होगा मेडिकल टर्मिनेशन प्रोसीजर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर। अब आपको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, आपको एकदम ध्यान से आपको क्या करना है, इस सुनना है। पहले हम डे 1 पे हम पेशेंट को बुलाएंगे। डे 1 फर्स्ट डे पेशेंट हमारे पास आएंगी। ठीक है, और ये होगा 7th वीक ऑफ जेस्टेशन। 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर पेशेंट हमारे पास आ रही है तो डे 1 पर हम पेशेंट को बुलाएंगे और डे 1 पे हम पेशेंट को बस एक टैबलेट देंगे और वो टैबलेट है मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन, और मीफेप्रिस्टोन कितना mg का, तो 200 mg का। ठीक है, 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में पेशेंट हमारे पास आ रही है तो डे 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम मीफेप्रिस्टोन दे रहे हैं 200 मिलीग्राम का। और किस रूट में हम दे रहे हैं, तो इसका जो रूट है ये है ओरली। जैसे हम नॉर्मली पीसीएम वगैरह लेते हैं ऐसे ही हम रूट हम ओरली दे देंगे।
और मीफीप्रेस्टोन देने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आएगा, तो वो रिजल्ट जो होगा ये बेबी को क्या करेगा, किल कर देगा। मीफीप्रेस्टोन जो है ये बेबी को क्या कर देगा, मार देगा, यानी कि किल कर देगा। इट विल किल द एम्ब्रियो। ऑब्वियसली अगर 7 वीक में आ रही है तो हम एम्ब्रियो बोलेंगे, तो इट विल किल द एम्ब्रियो। सर वाई मीफीप्रेस्टोन विल किल द एम्ब्रियो? मीफीप्रेस्टोन विल किल द एम्ब्रियो बिकॉज मीफीप्रेस्टोन kills the embryo because it is anti-progesterone drugs. ये क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो है हम एंटी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा ये ड्रग्स जाकर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर देगा और बेबी को प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यूट्रस को प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बेबी का जो है वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम डे 1 पे क्या दे रहे हैं, मीफीप्रेस्टोन। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट। डे 1 पे हम दे रहे हैं मीफीप्रेस्टोन, और कितना मिलीग्राम का, तो 200 मिलीग्राम का, ठीक है। अब डे 2 पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, डे 2 में वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। डे 2 पे हम बस वेट करेंगे, ठीक है। और डे 3 यानी कि आफ्टर 48 आवर्स, डे 3 आफ्टर 48 आवर्स। डे 1 पे हमने मीफीप्रेस्टोन दिया, डे 2 पे हमने कुछ नहीं किया, बस वेट किया। डे 3 पे आफ्टर 48 आवर्स ऑफ मीफीप्रेस्टोन हम देंगे दूसरा टैबलेट जो है मीजोप्रोस्टोल, जो क्या है, डे 3 पे हम कौन सा टैबलेट दे रहे हैं, वो है मीजोप्रोस्टोल। और मीजोप्रोस्टोल हम कितना देंगे, तो देखिए मीजोप्रोस्टोल का जो होता है वो होता है 4 टैबलेट होता है एक स्ट्रिप में, और एक टैबलेट, ईच टैबलेट ऑफ मीजोप्रोस्टोल कंटेन्स 200 माइक्रोग्राम, तो हम देंगे टोटल 400 माइक्रोग्राम। 400 माइक्रोग्राम, तो 400 माइक्रोग्राम का मतलब कितना होगा, 2 टैबलेट, ठीक है। और रूट कौन सा होगा, मीजोप्रोस्टोल देने का रूट कौन सा होगा, तो रूट होगा सबलिंगुअल रूट होगा सबलिंगुअल। हम वेजाइनल भी दे सकते हैं, बट यहां पर हम सबलिंगुअल देंगे, ठीक है। 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में हम क्या देंगे, सबलिंगुअल देंगे। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, मीजोप्रोस्टोल क्या करेगी, मीजोप्रोस्टोल विल एक्सपल्स द फीटस आउट, expels the embryo, Sir, why this misoprostol expels the embryo? Because misoprostol is prostaglandin. Prostaglandin, that is PGE1, prostaglandin E1, ठीक है। and it will helps in uterine contraction, ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन embryo comes out, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है कि डे 1 पे हम क्या कर रहे हैं, डे 2 पे हम क्या कर रहे हैं, और डे 3 पे हम क्या कर रहे हैं,
ठीक है, ये है 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में। अगर, ठीक है, अगर हमको कंफर्म करना है कि जो हमने मेडिकल टर्मिनेशन किया है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, डे 15 पे आप फिर से पेशेंट को बुलाएंगे और डे 15 पे आप एक कर लेंगे यूएसजी स्कैन, और यूएसजी स्कैन में आप क्या करेंगे, जब देखेंगे तो आपको 99% सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा, 99 सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा। और डे 15 में जो हम बुलाते हैं उसको हम फॉलो अप भी हम कह सकते हैं, उसको हम फॉलो अप एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉलो अप एग्जामिनेशन के लिए हम कब बुलाएंगे, तो डे 15 पे बुलाएंगे, और डे 15 पे बुलाकर हम क्या करेंगे, यूएससी करेंगे, और यूएससी में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो 99% सक्सेस रेट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करें बिटवीन 7 to 9 वीक्स ऑफ फिटस, ठीक है, बिटवीन 7 to 9 वीक्स ऑफ एम्ब्रियो और फिटस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको डे 1 पे सेम, डे 1 पे सेम कुछ भी नहीं करना है, डे 1 इज सेम, हम बुलाएंगे मीफिप्रिस्टोन देंगे, मीफिप्रिस्टोन देंगे कितना, 200 मिलीग्राम का, ठीक है। रूट हम क्या करेंगे, और रूट हम ओरली ही देंगे, ठीक है, रूट हम मीफिप्रिस्टोन का हम क्या करेंगे, ओरली ही देंगे, और रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट सेम है, इट विल किल द फिटस, इट विल किल द एम्ब्रियो और फिटस, ठीक है। और डे 2 पर हम यहां पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, डे 2 में हम क्या करेंगे, डे 2 में हम बस वेट करेंगे, डे 2 में हम बस वेट करेंगे। आफ्टर 48 आवर्स डे 3 में, आफ्टर 48 आवर्स डे 3 में हम फिर से देंगे मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया था 7th वीक ऑफ जेस्टेशन की भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, और यहां पर 7 to 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। डे 1 पे मीफिप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम, रूट ओरली, रिजल्ट इट विल किल द फिटस और एम्ब्रियो। डे 2 पर हम वेट कर रहे हैं, डे 3 पर हम मीजोप्रोस्टोल दे रहे हैं, बट मीजोप्रोस्टोल का जो डोज है वो हम बढ़ा कर देंगे। तो हम कितना डोज देंगे सर, तो 800 माइक्रोग्राम का हम डोज देंगे मीजोप्रोस्टोल का, अगर हमको 7 to 9 वीक्स का फीटस अगर हमको क्या करना है, टर्मिनेट करना है तो, ठीक है। और रूट भी हम क्या करेंगे, तो वेजाइनली हम देंगे, 7 to 9 वीक्स में रूट भी चेंज हो जाएगा, रूट हो जाएगा वेजाइनली, और रिजल्ट सेम होगा, इट विल एक्सपल्स द एम्ब्रियो और फिटस, एक्सपल्स द एम्ब्रियो और फिटस, ठीक है, क्लियर। चलिए, और डे 15 पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग ऑन डे 15। सो डे 15 में हम फिर से फॉलो अप एग्जामिनेशन करें, फॉलो अप एग्जामिनेशन करें, और यहां पर भी हम एक बार यूएससी करवा लेंगे, और यूएससी में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पे हमको 95% सक्सेस रेट देखने को मिलेगा, 95% क्या देखने को मिलेगा, सक्सेस रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, नाउ अगर हम 7 to 12 वीक्स में अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम 7 to 12 वीक्स में अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
तो पहले तो ये कि अगर आप 7 to 12 वीक में प्रेगनेंसी अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड जो है वो है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। सक्शन एंड इवैक्यूएशन। और इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के साथ हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कार्मेन कैनुला। कार्मेन कैनुला। कार्मेन कैनुला। और कार्मेन कैनुला का साइज क्या होगा? सो कार्मेन कैनुला का साइज होगा इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेबी 20 वीक्स ऑफ बेबी अगर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में अगर आ रहे हैं तो कार्मेन कैनुला का साइज भी क्या होगा? 12 होगा। या तो हम इससे एक कम भी हम ले सकते हैं, 11 नंबर का भी हम ले सकते हैं। जनरली हम प्रीफर करेंगे कि 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में आ रहे हैं तो 12 नंबर का कार्मेन कैनुला ले। और अगर 12 नंबर का कार्मेन कैनुला अवेलेबल नहीं है तो हम 1 वीक्स क्या कर सकते हैं? 1 हम माइनस करके 11 नंबर का भी कार्मेन कैनुला हम ले सकते हैं। ठीक है। और प्रेशर, कार्मेन कैनुला का प्रेशर कितना होना चाहिए? सो प्रेशर रिक्वायर्ड 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। और एक और चीज आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखना है वो है कि हैगर्स डायलेटर, हम कार्मेन कैनुला इंसर्ट करने से पहले, बिफोर यूजिंग कार्मेन कैनुला, बिफोर यूजिंग कार्मेन कैनुला, before using Carmen cannula, we will dilate the cervix. We will dilate the cervix with the help of Hager's dilator. With the help of Hager's dilators. ठीक है। और ये आपको याद रखना है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसीजर बाय सक्शन एंड इवैक्यूएशन विथ कार्मेन कैनुला, देन आपको पहले क्या करना है? हैगर्स डायलेटर की हेल्प से आपको सर्विक्स को डायलेट कर लेना है, फिर आप आगे का प्रोसीजर आप करेंगे। ठीक है। और सर अगर हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होगा क्या? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। इसमें आपको क्या याद रखना है कि कॉम्प्लिकेशन बस एक ही है और यह है यूटेराइन परफोरेशन। यूटेराइन परफोरेशन। बट ये यूटेराइन परफोरेशन दो रीजन की वजह से हो सकता है। ये यूटेराइन परफोरेशन जो है ये दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक तो हो सकता है हैगर्स डायलेटर की वजह से, एक किसकी वजह से हो सकता है? यूटेराइन परफोरेशन हैगर्स डायलेटर की वजह से हो सकता है। एक हो सकता है सक्शन कैन्युला की वजह से, सक्शन कैन्युला की वजह से एक हो सकता है, सक्शन कैन्युला की वजह से हो सकता है। दूसरा हैगर्स डायलेटर की वजह से हो सकता है। अगर हैगर्स डायलेटर्स की वजह से परफोरेशन हुआ है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको नो नीड टू ट्रीट दिस परफोरेशन, इट विल रिजॉल्व इट्स ऑन, इट रिजॉल्व्स ऑन।
ठीक है। और बस आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। बट अगर यूटेराइन परफोरेशन अगर सक्शन कैन्युला की वजह से हुआ है, देन इट इज मोर डेंजरस, देन दिस परफोरेशन इज मोर डेंजरस, ठीक है। और आपको इंस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू रिपेयर परफोरेशन विथ लैप्रोटोमी, विथ लैप्रोटोमी। आपको लैप्रोटोमी करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सक्शन कैनुला के वजह से अगर यूट्राइन परफोरेशन हुआ है तो आपको इंस्टेंटली लैप्रोटोमी करके आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा परफोरेशन को, ठीक है। ये है बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये MVA क्या होता है सर, हमने पढ़ा MVA एक प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अब मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन जो है ये बेस्ड है विलेज सेटअप के लिए, ठीक है। ये बेस्ड कहां पर है, रूरल एरिया के लिए, और ये बेस्ड है 7 to 12 वीक्स, 7 to 12 वीक्स तक का जो टर्मिनेशन है वो हम MVA से कर सकते हैं, और इट इज बेस्ड फॉर रूरल एरियाज और विलेज एरियाज जहां पर उतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर MVA को यूज किया जाता है, ठीक है। और MVA में प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर रिक्वायर्ड इन MVA इज 660 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सक्शन इवैक्यूएशन विथ कैरमन कैनुला में हमको प्रेशर कितना चाहिए था, 600, और यहां MVA में कितना चाहिए, 660, ठीक है। और जो इसमें हम सिरिंज हम यूज करेंगे वो होगा 60 ml, 60 ml syringe can be used, ठीक है, इन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। नाउ अब हमको देखना है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो 7 to 12 वीक्स तक का किया है, यानी कि हमने वो किया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हमको टर्मिनेशन करना पड़ा, सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हमको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम करेंगे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम OPD बेस्ड टर्मिनेशन नहीं करेंगे, तो हमको पहले हॉस्पिटलाइज करना होगा पेशेंट को। फर्स्ट वी विल हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट। और हॉस्पिटलाइज करने के बाद हम प्रोसीजर हम पहले करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पहले हम मेडिकल टर्मिनेशन करेंगे। अगर मेडिकल टर्मिनेशन विल नॉट वर्क देन वी विल गो फॉर अनदर प्रोसीजर। तो पहले हम करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन, और मेडिकल टर्मिनेशन में हम फर्स्ट ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं वो है मीजोप्रोस्टोल, और मीजोप्रोस्टोल को PGE1 भी बोलते हैं, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल को हम क्या बोलते हैं, PGE1 भी बोलते हैं। यहां पर हम मीफीप्रिस्टोन नहीं दे रहे, हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में मीफीप्रिस्टोन नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट यहां पर क्या करें, प्रोस्टाग्लैंडिन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो डोज होगा वो होगा 400 माइक्रोग्राम, डोज कितना होगा, 400 माइक्रोग्राम। और साथ ही साथ जो रूट होगा वो होगा वेजाइनल रूट होगा। और मैक्सिमम
हम जो मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं वो है 3 टाइम्स, सॉरी वी कैन गिव मीजोप्रोस्टोल टिल 5 टाइम्स, टिल 5 टाइम्स। कितने इंटरवल में, कितने आवर्स के इंटरवल में? तो 3 to 4 आवर्स के इंटरवल में, ठीक है। 3 to 4 आवर्स के इंटरवल में हम टोटल 5 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल हम दे सकते हैं, डोज 400 माइक्रोग्राम का, ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा इसका? इसका रिजल्ट जो है ये होगा एक्सपल्स द फीटस, एक्सपल्स द फीटस by uterine contraction, uterine contraction, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप? सेकेंड ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डोनोप्रोस्ट, और डोनोप्रोस्ट क्या है? ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। डोनोप्रोस्ट, और डोनोप्रोस्ट क्या है? ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGE2, ठीक है। ये भी क्या है? डोनोप्रोस्ट। और डोनोप्रोस्ट का जो डोज है ये कितना है? तो 20 मिलीग्राम। डोनोप्रोस्ट का जो डोज है ये कितना है? 20 मिलीग्राम। और इसका रूट क्या होगा? तो इसका भी रूट वेजाइनल ही होगा। रूट क्या होगा? वेजाइनल होगा। और हम कितने टाइम हम दे सकते हैं? मैक्सिमम हम बस 1 टाइम्स, बस एक ही बार हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट सेम होगा, इट विल एक्सपल्स द फीटस, इट विल एक्सपल्स द फीटस, ठीक है। नाउ जो हम थर्ड ड्रग्स जो हम यूज करेंगे वो थर्ड ड्रग्स क्या होगा? वो होगा कार्बोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट। और कार्बोप्रोस्ट क्या है? PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा ये भी क्या है? ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन ही है। और इसका जो डोज हम यूज करेंगे वो डोज होगा 250 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम। और इसका जो रूट है ये रूट होगा IM, इंट्रामस्कुलर रूट क्या होगा? IM, ठीक है। गाइस वेरी क्लियरली प्लीज, मीजोप्रोस्टोल हम दे रहे हैं वेजाइनली, डोनोप्रोस्ट भी हम दे रहे हैं वेजाइनली, बट हम कार्बोप्रोस्ट दे रहे हैं IM, ठीक है। कार्बोप्रोस्ट हम क्या दे रहे हैं? IM दे रहे हैं। और डोनोप्रोस्ट क्या दे रहे हैं? वेजाइनल दे रहे हैं। और साथ ही साथ मीजोप्रोस्टोल भी क्या दे रहे हैं? हम वेजाइनल दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इसको हम कितने बार हम ये ड्रग्स दे सकते हैं? तो मैक्सिमम वी कैन गिव दिस ड्रग till 10 times, 10 times in every 3 hours, in every 3 hours, 3 hours, ठीक है। एवरी 3 आवर्स की इंटरवल में हम मैक्सिमम 10 टाइम्स दे सकते हैं। एक बार में हम दे सकते हैं जो है 250 माइक्रोग्राम, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी सेम, एक्सपल्स द फीटस, एक्सपल्स द फीटस, एक्सपल्स द फीटस, ठीक है। नाउ अगर हम कंक्लूजन में अगर हम बात करें, कंक्लूजन में ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो कंक्लूजन में आपको बस 3 चीज याद रखना है। इफ देर इज लेस देन 7 वीक ऑफ एम्ब्रियो, लेस देन 7 वीक्स एम्ब्रियो, लेस देन 7 वीक्स की एम्ब्रियो है तो हम क्या करेंगे? मेडिकल प्रोसीजर इज द बेस्ट, और मेडिकल टर्मिनेशन OPD बेस्ड, OPD बेस्ड, ठीक है। यानी कि हम OPD में पेशेंट को बुलाएंगे, फर्स्ट डे में हम मिफिप्रिस्टोन देंगे, मिफिप्रिस्टोन देने के बाद हम घर भेज देंगे। सेकेंड डे में पेशेंट को नहीं बुलाएंगे, थर्ड डे में आफ्टर 48 आवर्स हम पेशेंट को बुलाएंगे, ठीक है। अगर 7 to 12 वीक्स ऑफ एम्ब्रियो या फीटस है तो हम क्या करेंगे? तो बेस्ट इज सक्शन इवैक्यूएशन,
बेस्ट इज सक्शन इवैक्यूएशन। और अगर मोर देन 12 वीक है, यानी कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस है, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हमारे पास पेशेंट आ रही है तो सिर्फ हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, सिर्फ हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, ठीक है। तो ये हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए एबॉर्शंस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके पास इच एंड एवरी टॉपिक गायनेकोलॉजी का वीडियो आपके पास होगा और इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डॉक्वर्सिटी के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे भी आप सेम वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये डॉक्वर्सिटी क्या है, तो डॉक्वर्सिटी आपको इच एंड एवरी स्टेप पे, अगर आप फॉरेन मेडिकल के लिए आप प्लान कर रहे हैं, फॉरेन में अगर आप पीजी के लिए या कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको इच एंड एवरी स्टेप पे डॉक्वर्सिटी जो है वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।